कॉर्मैक उन्हें लैंड करने से मना करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो प्लेन रनवे पर लैंड करते ही फिसलने लगता है, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के क्रैश लैंड करने के बाद कैमिला भी उसी रनवे पर अपने जेट को लैंड करवाती है। उसे लगा कि साइरस ने उस गोल्ड को अपने कब्जे में कर लिया होगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है कॉर्मैक उसकी उम्मीदों पर मिट्टी फेर देता है। वो कहता है कि अब वो उस गोल्ड को उनके जेट में लेकर जाएंगे और तुम सभी लोग मेरे साथ चलोगे। साइरस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जेट इतने सारे गोल्ड का वजन नहीं झेल पाएगा। वो कहता है कि देखो यहाँ पर पास में एक रेलवे ट्रैक है, हम वहाँ चलते हैं और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। कॉर्मैक समझ जाता है कि ये सब के सब बहुत चालाक हैं, वो उसकी एक नहीं सुनता। और अच्छी बात है कि उसने साइरस की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक पर हक्सली अपनी इंटरपोल टीम के साथ उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद कॉर्मैक उस गोल्ड को उनके प्राइवेट जेट में लोड करवा के यूगेंसन के प्राइवेट आइलैंड की ओर जाने लगता है। जब हक्सली को पता चलता है कि उन लोगों ने अभी अभी फिर से टेक ऑफ किया है, तो वो समझ जाता है कि वो लोग सोना इस ओर नहीं लाने वाले। अब वो सभी आसमान में थे और उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल था। कैमिला देखती है कि उन्होंने रेडार से बचने के लिए जो प्लेन पर शील्ड लगाई थी, उसकी एक एक प्लेट टूट कर गिर रही थी। ये देखकर कैमिला कुछ नहीं करती, बस वो इस आग में थोड़ा सा और घी डाल देती है। वो प्लेन में इतना टर्बुलेंस क्रिएट करती है कि उसकी वजह से वो प्लेन एक बार फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार में कैप्चर हो जाता है। अब हक्सली को पता चल गया था कि वो लोग कहाँ हैं और उसे अगले कुछ ही मिनटों में अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला करना था। हक्सली नहीं चाहता था कि वो गोल्ड किसी भी तरह यूगेंसन के पास पहुंचे, इसलिए वो यूएस एयरफोर्स को उस प्लेन पर अटैक करने के लिए कहता है, ये जानते हुए भी कि एबी उस प्लेन में थी। उसके ऑर्डर के बाद यूएस एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट उस प्लेन को ट्रैक करते हैं और उन्हें अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने की फाइनल वार्निंग दी जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें रेडियो से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हैरी उन्हें बचाने के लिए फाइटर पायलट से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उस जेट के अंदर सिविलियंस हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पायलट्स को सॉलिड प्रूफ चाहिए थे। पायलट्स कहते हैं कि अगर उन्हें अगले कुछ मिनटों में इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया तो हम इस प्लेन पर अटैक कर देंगे। दूसरी ओर साइरस और एबी यूगेंसन के लोगों से लड़ रहे थे। उस जेट के नीचे एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। एबी एक रिमोट की मदद से फाइटर्स को ये कंफर्मेशन देती है कि उस प्लेन के अंदर सच में सिविलियंस हैं, जिसके बाद मिलिट्री को इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी हायर अथॉरिटी के सिविलियंस पर अटैक करना उनके लिए बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता। हक्सली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने उस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि उनका प्लेन यूगेंसन के आइलैंड के एकदम पास आ चुका था और अगर वो गोल्ड उसे मिल गया तो उसकी वजह से लाखों सिविलियंस मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि जब वो जेट लैंड करने वाला था, तभी एक फाइबर का टुकड़ा उस जेट के विंग से जाकर टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से प्लेन का विंग डैमेज हो गया था। यूगेंसन उस जेट को अपने पास आता हुआ साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्लेन उसकी ओर नहीं बल्कि उसके ऊपर लैंड करने वाला है। कैमिला अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उस प्लेन को सेफली रनवे पर लैंड करवा सके, लेकिन ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और रनवे को टच करते ही उनका प्लेन आउट ऑफ बैलेंस होकर रगड़ता हुआ क्रैश हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सारा गोल्ड उस प्लेन से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता है। यूगेंसन उन लोगों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में उसने उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को मार दिया था। एक और जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट थी, उसके फोन पर एक सीक्रेट मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ चोर नहीं है, बल्कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है। वो कहती है कि अब ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त निकलने के ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन यूगेंसन उसके पैर पर गोली चला देता है। वो कहता है कि उसे ये डील करनी होगी, वो इस तरह पीछे नहीं हट सकती। वो औरत गन पॉइंट पर होने के बाद भी उसे डील करने से मना कर देती है, जिसके बाद यूगेंसन उसे मार देता है। उसका अगला निशाना साइरस और उसके लोग थे। साइरस उसे झूठ बोलता है कि वो एजेंट मैं ही हूँ, तुम मुझे मार दो, क्योंकि ये सारे लोग बस सिविलियंस हैं। यूगेंसन उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और पुलिस के सामने वो किसी को गोली नहीं मार सकता था। यूगेंसन उन्हें कहता है कि वो इन लोगों को नहीं जानता, ये लोग अचानक से ही मेरे प्राइवेट आइलैंड पर आ गए, इसीलिए मुझे इन पर गन पॉइंट करनी पड़ी। मेरा इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। यूगेंसन यहाँ तक भी कहता है कि इस औरत को भी इन लोगों ने मारा है। उसे यकीन था कि कोई भी उसे जेल नहीं भेज सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कैमिला ने नेविगेशन के लिए जो जेट पर कैमरेज लगाए थे, उनमें से एक कैमरा ने यूगेंसन को उस औरत पर गोली चलाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था और इंटरपोल के लिए इतना सबूत काफी था उसे गिरफ्तार करने के लिए। जब एबी को पता चलता है कि हक्सली ने ही एयरफोर्स को उन पर अटैक करने के लिए कहा था, तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। हक्सली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी ने फैसला कर लिया था कि अब वो इस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करेगी। वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देती है और साइरस के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ हफ्ते बाद हम साइरस और एबी को एक साथ देखते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो दोनों काफी खुश थे। वैसे इन सब चोरी के पूरे प्रोसेस में मैं आपको एबी की कहानी बताना तो भूल ही गया, क्योंकि उसकी भी इस मिशन में उतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी की बाकी लोगों की। दरअसल एबी जब छोटी थी तो उसकी माँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एबी अपने एक सीक्रेट मिशन के दौरान जब साइरस से पहली बार मिली थी तो उसने साइरस को बताया था कि उनके स्कूल में एक 300 साल पुरानी पेंटिंग थी। वो कहती है कि काफी लोगों ने उस पेंटिंग को खरीदने की कोशिश की, लेकिन एबी की माँ ने अपने जिंदा रहते कभी भी उस पेंटिंग को नीलाम नहीं होने दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज को इंसान खरीद नहीं सकता उसे वो चुरा लेता है। उस पेंटिंग के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। किसी ने उस पेंटिंग को स्कूल से चोरी कर लिया। वो चोर कभी पकड़ा नहीं गया और क्योंकि वो पेंटिंग एबी की माँ के दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए वो उसके चोरी होने के बाद अक्सर दुखी रहती थी और आखिर में उनकी मौत हो गई। तभी से एबी ने फैसला कर लिया था कि वो इंटरपोल को ज्वाइन करेगी और उन लोगों को पकड़ेगी जो आर्ट की कदर नहीं करते और बस पैसों के लिए उन्हें ब्लैक मार्केट में नीलाम करते हैं।
इसी वजह से वो शुरुआत में साइरस को भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये सोच बदल गई, क्योंकि साइरस कुछ चोरी नहीं करता था, वो बस उस चीज की वैल्यू बढ़ाता था जैसा उसने एनेट की एनएफटी के साथ किया था। साइरस को भी एबी की इसी बात से प्यार हो गया था कि वो आर्ट की कितनी रिस्पेक्ट करती है। उसे लगा कि ये लड़की बिल्कुल उसकी तरह है, बस फर्क ये है कि मैं एक चोर हूँ और वो एक पुलिस ऑफिसर। वो एबी को बताता है कि उस दिन तुम्हारे स्कूल से जो पेंटिंग चोरी हुई थी मैंने उसे ढूंढ लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने उसे उस चोर से खरीद लिया और मैं तुम्हें वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। एबी ये सुनकर बहुत खुश होती है और अब उसके दिल में साइरस के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। साइरस एबी को बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम चौंकना मत। साइरस उसे बताता है कि हमने वो पूरा सोना चोरी कर लिया है। एबी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच बोल रहा था। उन्होंने सच में पूरा सोना चोरी कर लिया था। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने फेक गोल्ड की एक दूसरी कैरेट बनाई थी और उस कैरेट को भी योगेंसन के सोने के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जब मैग्नस ने वो सेफ खोली थी तो उसने मौका पाते ही असली वाले गोल्ड को उनके नकली वाले गोल्ड से बदल दिया था। इसका मतलब इतनी देर से वो जिस सोने के लिए लड़ रहे थे वो असली गोल्ड था ही नहीं। हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूक यानी कि उनका वो इंजीनियर जिसने मिशन पर आने से मना कर दिया था वो भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। दरअसल उसका काम था कि जब मैग्नस असली गोल्ड को प्लेन से गिरा दे तो उस गोल्ड को सही सलामत जमीन पर लैंड कराना, और इस तरह उन लोगों ने एक ही तीर से 3 निशाने लगाए थे। अब वो कानूनी तौर पर आजाद थे, उन्होंने अरबों रुपयों का सोना भी चुरा लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट योगेंसन अब जेल की हवा खा रहा था। इसके बाद वो सभी एक साथ फिर से इकट्ठा होते हैं और उन्हें अब उस गोल्ड को पानी से बाहर निकालना था। साइरस एबी से कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने हाथों से उनकी इस जीत का इनॉग्रेशन करे। एबी जैसे ही रिमोट का बटन दबाती है हम देखते हैं कि गोल्ड की पूरी कैरेट जो पिछले 1 हफ्ते से पानी के अंदर डूबी हुई थी वो बाहर आ जाती है। वो सभी खोजते हैं और हक्सली जो इतने समय से इस पूरे मिशन का क्रेडिट खाने की फिराक में था उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।